तो इससे एक छटपटाहट हुई। अच्छा, ये हो गया मतलब। संजीव जी, पिछले जो इससे पहले जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें हमारे कुछ दर्शक हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी बंगाल में। और बिल्कुल आप लोग जो है वो, आप लोगों का डिबेट उस तरह से नहीं है, आप लोग बंगाल के बारे में उतना नहीं समझ पा रहे हैं, इस बार तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो ये नाराज, दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि जो खास करके जितने भद्र लोग हैं वो नाराज हैं क्योंकि उनको जो है वो कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार तो डीए का भी ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया। तो क्या वो जो नाराजगी थी ममता बनर्जी के प्रति, वो नाराजगी अगर खत्म हो जाती है तब तो वो वोट भी मिल जाएगा। तो फिर ऐसे में तो मुश्किल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो क्या ये जो दर्शक हमारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें आपको लग रहा है कि कहीं से भी कोई सत्यता है? देखिए, सबके विचारों का स्वागत है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर वो कह रहे हैं कि बंगाल में, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब तो 1 महीने का समय है, सब आमने सामने हो जाएगा। बंगाल में आज से सरकार नहीं बन रही बीजेपी, जब 2021 में भी सरकार बन ही रही, 170 आ ही रहा था, 2024 में 400 सीटें आ ही रही। अब हम उस पर फिर लौटते। देखिए, वो कंक्लूजन क्या होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा। मेरा जो अपना रिसर्च है, मेरा जो अनुमान है, वहां के लोगों से बातचीत, कई पत्रकार जो वहां कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि मतुआ समाज जो बीजेपी का कोर वोटर है, और ये सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके कि वो कितने परेशान है सीए के कानून से। उनको या क्या मैं फैक्चुअली गलत हूं कि 2019 में जब सीए कानून बन गया तो 2024 का समय क्यों लग गया उसको लागू होने में? अगर 5 साल पहले लागू होता तो धीरे धीरे करके कुछ खामियां सामने आती कानून की, और उस हिसाब से फिर से उसको सुधार करके सबको नागरिकता दे दिया जाता। तो मतुआ समाज में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीयत सही है, नीति तो सही नहीं है। आपने ऐसे ऐसे क्लॉज उसमें डाल दिए हैं कि वो लाभ लेना मुश्किल है। अब नीयत पे सवाल उठ रहा है और बीजेपी के नेता आंख चुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए, ये 3 मुद्दे मैंने अभी तक बोले। पहला मुद्दा, ये जो कहा जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, ये नागरिकता लेने वाले, नागरिकता देने वाले, तो ना तो इसमें दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, फिर तो ये कानून किस प्रकार का है? देखिए, वो कानून जिस प्रकार का भी हो, कानून में हर समय, देखिए, कानून जब बनता है तो वो एक वैक्यूम में बनता है, यानी एक एजम्पशन में बनता है कि ये समस्या आएगी। लेकिन जब, इसीलिए कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान, कि अब जो नई समस्या आ रही है उसके सुधार के लिए कानून में हमेशा सुधार के, रिफॉर्म्स के, अमेंडमेंट की संभावनाएं रहती है। कोई कानून गलत और सही नहीं है। कोई कानून जो है उसमें जो समय के साथ सुधार की जरूरत है, अगर वो ऐड कर दी जाती तो वो कानून परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, रहा हूं मैं पॉलिटिकल साइंस का, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं या अपने दर्शकों को भी बता सकता हूं कि कोई भी कानून जब बनता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो कई हाइपोथेटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये समस्या है तो इसके लिए ये क्लॉज जोड़ना है, ये समस्या है तो इसके लिए ये क्लॉज जोड़ना है, और अगर कोई नई समस्या आई इंप्लीमेंटेशन के बाद तो उसको सुधार करना है। लेकिन जब आपने 2024 में उसको लागू किया तो समय कम हो गया सरकार के पास, चुनाव, लोकसभा चुनाव, और अब लोकसभा चुनाव बीता नहीं और सब कुछ हुआ नहीं, क्या एसआईआर आ गया? एसआईआर से पहले उनको नागरिकता मिलनी थी, लेकिन वो नागरिकता मिल नहीं पाई क्योंकि सीए लेट से लागू हुआ, और उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं, इतने कठिन क्लॉज हैं कि वो सबूत जुटाना मुश्किल, उनके लिए जो एविडेंस जुटाना और डॉक्यूमेंट। संजीव जी, आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे इस डिबेट को। आखिरी सवाल कि जिसको लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं उसी से हम लोग अंत भी करेंगे कि क्या इस बार अगर हिंदुओं का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो जाता है तो क्या उस परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी जो 2021 में की थी? वो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, वो 2021 वाला परफॉर्मेंस तो नहीं दोहरा पाएगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब 2019 में ज्यादा सीटें आई थी, 18 सीटें शायद बीजेपी को आई थी, लेकिन 2024 में घट के 12 रह गई, यानी 6 लोकसभा सीटें घट गई।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 18 लोकसभा सीट से 12 लोकसभा सीट पर आ सकते हैं और 6 लोकसभा हम मिला लीजिए तो 36 लगभग विधानसभा सीटें होती, 30 तो होती ही होती। तो अभी अब देखिए, ये है एक 2-4 पॉइंट और मैं बोल दूं। देखिए, बीजेपी जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो ये भी कहा गया, चूंकि कायस्थ जाति से आते हैं और जो भद्र लोक में कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनको लुभाने के लिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब नितिन नवीन वहां गए बंगाल में और रैली में, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि शांति का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। और भद्र लोग जो वहां के इतने अलर्ट हैं, उन्होंने बोला कि बंगाल के सबसे बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में इनको नहीं पता है। और ये कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि ये कह रहे हैं कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि बच्चा जानता है 5वीं क्लास का कि गीतांजलि के वजह से उनको यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, ये चूंकि आप कंक्लूड कर रहे हैं तो एक यूजीसी भी अंतिम बोल दूंगी, यूजीसी रेगुलेशन से सीधा सीधा भद्र लोक पर को नुकसान होता हुआ दिख रहा और इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती। इसलिए मुझे लगता है कि कई फ्रंट ऐसे हैं जो उनका कोर वोट था, वो मतुआ वोटर, उसमें निराशा है, उनकी संख्या ही घट गई है। उसके बाद जो एसआईआर हुआ प्रवीण जी, जो हिंदी पट्टी के वोटर थे, जो साउथ बंगाल के इलाके में थे, दक्षिणी बंगाल में, यानी जो शहरी इलाकों में, कोलकाता हो, हावड़ा हो, उत्तर परगना हो, ये सब वो चले गए अपने मूल राज्य में वोटर लिस्ट में, यूपी और बिहार में। तो वो कई सीटों पर 10-10 हजार, 12-12 हजार हिंदी भाषी वोटरों के वोट कट गए, क्योंकि वो चले गए अपने उस। और यूजीसी का भी आया, भद्र लोग इनसे जुड़ा नहीं और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। आप देखिए, यूपी में भी यही समस्या है कि बीजेपी कार्यकर्ता कोई पूछ नहीं। तो ये सारी कुछ, और ये 77 एमएलए जो थे, इसमें से 70 एमएलए सोए रहे 5 साल, क्षेत्र में नहीं जाना, जनता के बीच नहीं जाना। एक जो मॉडल है वो मॉडल पेश ही नहीं कर पाए। अच्छा, कंफ्यूजन ये है कि आप वेस्ट बंगाल को कैसा बनाना चाहते, वो कोई मॉडल पेश नहीं कर पाए। केवल हिंदू मुस्लिम का प्लॉट, उसमें भी हिंदू को कभी बचाव के लिए बीजेपी नहीं आई, ना बंगाल में आई ना बांग्लादेश में आई। तो और कार्यकर्ता पिटते रहे, खपते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा बीजेपी के आला कमान को। और ये दिलीप घोष ने तो खुद स्पष्ट कहा कि हम कार्यकर्ता जोड़ते हैं, लेकिन हम इलेक्शन कैसे जीते इस पर नहीं सोचते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बीजेपी को पुनर्विचार करना होगा। जी चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये पूरा विश्लेषण सही लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा है। क्या हम लोगों का जो डिस्कशन जिस ओर जा रहा है, बंगाल की जनता का मूड भी कमोबेश उसी ओर जाता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हमारे खास करके जो बंगाल के दर्शक हैं वो जरूर कमेंट कर सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप इसी तरह बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।